एक्सपर्ट्स ने डेमो ने बताया है कि असली और केमिकल तरबूज की पहचान आप कैसे करनी है। देखिए इस पूरी रिपोर्ट को। गर्मी के मौसम में सबसे ज्यादा खाया जाने वाला फल तरबूज अब चिंता की वजह बनता नजर आ रहा है। मुंबई में फूड पॉइजनिंग की खबरों ने लोगों को सतर्क कर दिया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो तरबूज हम खा रहे हैं वो प्राकृतिक रूप से पका है या केमिकल के जरिए तैयार किया गया है। इसी को समझने के लिए न्यूज 18 की टीम ने हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर समीर भाटी से बातचीत की और एक खास डेमो के जरिए ये जानने की कोशिश की कि सही और सुरक्षित तरबूज की पहचान कैसे की जाए। सबसे पहले अगर हम ये बताना चाहें, जैसे आप बात कर रहे थे कि कैसे पहचाने कि तरबूज फ्रूट ठीक है। एक तो जब भी आप उसको लेते हैं तो ये देख लीजिए कि उसका जो स्टेम है ये वाला, ये भी उसकी उसी तरह से पका हुआ होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि जो ये स्टेम है ये पूरा ग्रीन है और ये पूरा पक गया हो। दूसरा एक जो इसका सबसे ज़्यादा पहचान होती है वो इसका स्पॉट होता है कि ये वाला इसका स्पॉट, ये फील्ड स्पॉट होता है, क्योंकि तरबूज इस तरह से फील्ड में रहेगा तो वहाँ से उस पर ऐसा येलो कलर, गोल्डन कलर ऐसा कुछ आ जाएगा ताकि वो ये पता लगता है कि वो नेचुरल तरीके से पका हुआ है। कई बार सर जब हम तरबूज खरीदने जाते हैं तो अमूमन पूछते हैं भैया अंदर से लाल तो निकलेगा ना, और जब वो काट के दिखाते हैं कहते हैं कि काट के दिखा दे तो लाल होता है। तो बहुत ज्यादा लाल रंग होना भी क्या फूड पॉइजनिंग का कारण हो सकता है या खतरा हो सकता है कि उसमें फर्टिलाइजर है? तो इसमें ना लोगों को कंफ्यूजन रहता है। देखिए तरबूज का नेचुरल कलर तो रेड ही होगा, लाल ही होगा, बट अब इसमें जैसे कुछ FSSAI ने भी कुछ इसके तरीके बताए कि कैसे इसको आपको चेक करना है कि ये नेचुरल तरीके से पका हुआ है कि नहीं। अगर इसी तरबूज को जैसा हमने काटा, अगर इसको देखते हैं तो जैसे एक उन्होंने कॉटन टेस्टिंग बताई है कि आप उससे चेक करके देख सकते हैं और कॉटन को उसके ऊपर रब करना है कि जैसे हम इसको रब करें। अब देखिए इसको रब करेंगे तो उसका नेचुरल कलर भी आएगा। ऐसा नहीं है कि आपने रब किया और अगर तो ये नेचुरल कलर आपको दिख जाएगा, बट अगर वो सिंथेटिक है, डाई वाला कलर है, तो ये बिल्कुल एकदम रेडिश हो जाएगा। डेमो में बताया गया कि तरबूज की बाहरी रंगत बहुत कुछ बयां करती है। वहीं डॉक्टर समीर भाटी ने घर पर भी तरबूज को चेक करने का आसान तरीका बताया। और दूसरा एक और तरीका इसका है कि जैसे एक इसकी आप स्लाइस काटिए, स्लाइस काटने के बाद कोई भी ग्लास में या ट्रांसपेरेंट इसमें, क्योंकि आप जैसे घर पे लेकर आ गए तरबूज, जब आपको इसको चेक करना है तो आप इस तरह से एक इसकी स्लाइस लीजिए और उसके बाद इसको पानी के अंदर डालिए। जब पानी में डालेंगे तो जो नेचुरल कलर, अगर मतलब ये नेचुरल तरीके से रेड कलर है इसका, तो ये कोई ऐसे रेड स्टेन नहीं छोड़ेगा। बट अगर इसके अंदर जो हम रेड डाई जो केमिकली खतरनाक होती है हमारे लिए, अगर वो होगी तो ये कलर इसका रेडिश होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से दो इसकी पहचान है। मतलब कि आपने अगर आप घर पर चेक करना चाहें तो आप अपने तरबूज का एक पीस काटें और इस तरीके से उसे आप ग्लास में रखें, जैसे कि ये ग्लास में डाला है। अब आप देख रहे हैं कि ग्लास में डालने के बाद इसका कोई कलर नहीं छूट रहा है, यानी कि ग्लास के पानी का कलर चेंज नहीं हो रहा है। तो सर अगर ऐसे में पानी जो है उसका कलर चेंज होने लगे तो मतलब कि वो नकली है? तो उसमें संभावना है कि उसके अंदर रेड कलर की डाई का इस्तेमाल किया गया है। डॉक्टर ने ये भी समझाया कि कई बार फलों को आर्टिफिशियल तरीके से जल्दी पकाया जाता है, जिसमें केमिकल का इस्तेमाल कर उन्हें बाहर से आकर्षक बनाया जाता है। तरबूज को पकाने के 3 चीज़ों का ज़्यादातर अगर हम देखें, मिलावट की बात करें तो उसके अंदर एक तो जो मैंने आपको डाई की बात की कि उसके अंदर डाई इंजेक्ट कर सकते हैं जिससे उसका कलर अगर वो रेड हो। दूसरा अगर उसके अंदर बात करें तो कैल्शियम कार्बाइड, जिसके लिए FSSAI ने भी बिल्कुल बैन किया है कि आप कैल्शियम कार्बाइड से फलों को नहीं पका सकते, तो वो भी जल्दी स्पीड से पकाने के लिए कर सकते हैं। पर इसमें देखिए ज़्यादातर ये देखा गया है कि अगर कोई इंजेक्शन लगाता भी है इसके अंदर कलर के लिए, तो कोई भी इसमें अगर लिक्विड जाएगा तो फ्रूट जल्दी खराब हो जाएगा। तो ये संभावना रहती है कि फ्रूट को बेचने से सिर्फ 3-4 घंटे पहले ही उन्होंने इस तरह की कोई डाई का इस्तेमाल किया गया हो। तो वो 2 चीज़ हो सकती है, एक तो उसकी मिठास बढ़ानी है कि आपने कलर तो कर दिया पर मिठास नहीं है, तो क्योंकि 2 चीज़ देखी जाएगी, मीठा भी होना चाहिए और लाल रंग भी होना चाहिए। तो उसमें वो मिठास भी मिलाते हैं, सैक्रीन वगैरह, और दूसरा मिलाते हैं। पर गड़बड़ कहाँ पर हो जाती है कि उसको मिलाने के लिए जब भी अगर वो कोई सिरिंज वगैरह ले रहे हैं तो उसमें जो पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं, अब वो पानी कंटामिनेटेड या किस तरह का है, तो उस पानी के जरिए जो इन्फेक्शन है वो उसके अंदर पहुंच गया। वहीं गर्मी के टॉर्चर से लड़ने के लिए तरबूज जैसे फल की डिमांड
बढ़ जाती है, लेकिन फल खरीदते समय सावधानी बरतना जरूरी है। ये एक तरबूज की दुकान पर है, जहां पर आप देखें कि बहुत सारे तरबूज आपको दिखाई दे रहे हैं और लोग गर्मियों में अमूमन तरबूज खाना पसंद करते हैं, क्योंकि हाइड्रेट रखने के लिए तरबूज में पानी की मात्रा इतनी होती है कि वो बॉडी के पानी की कमी को पूरा कर सकता है। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि तरबूज खाने से भी आपके शरीर में कोई दिक्कत हो सकती है, यानी यहाँ तक कि मौत भी हो सकती है। तो तरबूजा किस तरीके से पहचान की जाए कि वो नेचुरल तरीके से पका है या फिर उसको इंजेक्शन से पकाया गया है, तो ये भी हम जानेंगे। लेकिन आप देखें तो यहाँ पर आपको तरबूज दिखाई दे रहे होंगे और हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि धारी वाले तरबूज जो हैं वो अच्छे होते हैं। तो पहचान होती है कि धारी वाले तरबूज लें, और इसके साथ ही जो इसकी स्टेम होती है, यानी कि ये जो यहाँ पर आप देखें ये जो स्टेम दिख रही है, ये जड़ जो है वो भी पूरी तरीके से सूखी हुई होती है। तो इसका पहचान होती है कि ये जो तरबूजा है वो नेचुरल तरीके से पका हुआ होगा। और बहुत ज़्यादा चमकीले फल भी ना खरीदें, क्योंकि उसमें भी चमक देखकर हम लोग जब फल खरीदते हैं तो सबसे ज़्यादा खतरा होता है कि वो आर्टिफिशियल तरीके से पकाए गए होते हैं। तो ये भैया ये बताएं, ये आपकी दुकान है? अच्छा, तो ये बताइए कि तरबूजा मीठा होगा नहीं होगा, कैसे पहचान करते हैं? हम तो आवाज़ पे पता करते हैं, इस तरीके से हाथ मारने पे, और आवाज़ जो है रुक के आती है तो तरबूज लाल कटेगा। अच्छा। और हाथ के साथ आवाज़ आती है तो कच्चा तरबूज कटता है। अच्छा, और ये तरबूज में ये कहते हैं कि ये पहचान होती है, जो धब्बा है वो भी एक पहचान होती है कि इससे कोई पहचान नहीं होती है। अच्छा, जैसे इसमें ये तरबूज है, ये सब लाल है, ये हाँ। कच्चा तरबूज कटेगा, ये एकदम कच्चा रहेगा। अच्छा, यानी थपथपाने से पहचान होती है कि अगर तरबूजा थपथपाया जाए। ये आवाज़ मारते रहे इस पे, हाँ। तो आवाज़ हाथ के साथ में नहीं आ रही है, रुक के आ रही है आवाज़। अच्छा, और इस तरबूज पे हाथ मारेंगे तो हाथ के साथ आवाज़ आएगी, देखो। अच्छा, हाँ, तो इसकी यही पहचान रहती है और कॉमन कोई पहचान नहीं रहती। और प्लस क्या, कोई भी आदमी किसी भी लाइन में जब रहता है ना, हाँ। तो उसकी जानकारी उसको अपने आप ऑटोमेटिक बढ़ती चली जाती है। तो अगली बार जब आप तरबूज खरीदें तो सिर्फ मिठास नहीं, उसकी पहचान भी जरूर जांचें, क्योंकि गर्मी में राहत देने वाला ये फल लापरवाही से नुकसान भी पहुंचा सकता है। कोई भी फ्रूट हो वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा होता है, लेकिन ये खास ख्याल रखने की जरूरत है कि रखे हुए कटे हुए फलों का इस्तेमाल ना करें। फलों को खाने से पहले उसको अच्छी तरीके से पानी से धो लें, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए जो तरबूजे हैं वो आपको हाइड्रेट तो रखते हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि जल्दबाजी में आप ऐसे कोई फल खरीद लें जो आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ कर दे या आपको फूड पॉइजनिंग की हद तक ले जाए। तो ये खास ख्याल रखने की ज़रूरत है और फलों की पहचान करने की ज़रूरत है। उसके बाद ही आप किसी भी सीजनल फ्रूट को अपने डाइट में शामिल करें। विजय विशाल के साथ न्यूज़ 18 इंडिया के लिए रचना। टेक्नोलॉजी एक तरफ वरदान और इसका दूसरा पहलू परेशानी से कम नहीं। इसका ताजा उदाहरण उत्तर पश्चिम रेलवे है। एआई की तकनीक जहां पूरी दुनिया में जिंदगी को आसान बना रही है, वहीं एआई तकनीक रेलवे के लिए सरदर्द बन रही है। चालाक यात्री एआई तकनीक की मदद से फेक टिकट बना रहे हैं और रेलों में धड़ल्ले से सफर कर रहे हैं, जिसे रोकने के लिए रेलवे एक कदम आगे बढ़ाता है तो एआई ठग 2 कदम आगे निकल जाते हैं। इस रिपोर्ट को आप भी देखिए। सावधान, रेलवे में एआई का काला खेल। फेक टिकट रेलवे के लिए सिरदर्द। रेलवे वर्सेस एआई फ्रॉड, टेक्नोलॉजी की जंग। आज से 3 महीने पहले जयपुर में एक टीटीई को एक रेल यात्री की टिकट पर शक हुआ। जांच शुरू हुई तो पता चला कि टिकट फेक है। हैरानी की बात ये थी कि ये टिकट एआई की मदद से तैयार किया गया था। इस खुलासे के बाद हड़कंप मच गया, लेकिन मामला शांत भी नहीं हुआ था कि जोधपुर में एक और यात्री फेक टिकट के साथ पकड़ा गया। दोनों मामलों में एक समानता थी, एआई तकनीक का इस्तेमाल। ये तो सिर्फ वो लोग हैं जो पकड़े गए। ऐसे न जाने कितने यात्री एआई से बनी फेक टिकटों के सहारे सफर कर रहे हैं और टीटी की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। जयपुर में एक मामला आया था, उसको भी हमारे टीटी ने अपनी सतर्कता से पकड़ लिया था। और अभी जो जोधपुर का मैटर आया है, जहाँ पे जो ओरिजिनली जो यूटीएस नंबर था, जो टिकट इश्यू हुई थी, वो कर्नाटका में हुई थी, लेकिन उसको एआई के व्यूज से जो है यहाँ पे राजस्थान में उसको यूज किया जा रहा था एनडब्ल्यूआर में, और 4 टिकटें उसके माध्यम से जनरेट की गई थी। तो अगेन टीटी की सतर्कता से
और अगेन हमने उसको पकड़ लिया। तो इसके रिगार्डिंग में हम लोग लगातार टीटीज की ट्रेनिंग कर रहे हैं, उन लोगों को डिजिटल इक्विपमेंट्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं, साथ ही जो एआई के नए ट्रेंड्स आ रहे हैं, जो मेल प्रैक्टिसेज हैं, उनके बारे में उनको लगातार बता रहे हैं। अब इस सिरदर्द से निपटने के लिए नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे ने बड़ा कदम उठाया है। NWR हेडक्वार्टर में एक एआई सेल बनाया गया। इस एआई सेल में आईटी एक्सपर्ट्स की मदद से ऐसे सॉफ्टवेयर तैयार किए जा रहे जो फेक टिकटों की पहचान कर सके। इन सॉफ्टवेयर को टीटी की हेड मशीनों में अपडेट किया जा रहा, साथ ही समय समय पर ट्रेनिंग भी दी जा रही है, जिससे इस हाईटेक ठगी पर लगाम लगाई जा सके। बताया जा रहा है कि किसी रेलवे जोन में इस तरह का एआई सेल पहली बार बनाया गया है। जैसा कि आपको पता ही होगा कि एआई जो टेक्नोलॉजी अभी हमारे विश्व भर में बहुत ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ रही है, इसके बहुत सारे यूज़ केसेस हैं, डिफेंसिव भी है, ऑफेंसिव भी है। इसका मिसयूज़ करने वाले लोग भी हैं, जैसा कि हम देख रहे हैं कि टिकटों में मिसयूज़ किया जा रहा है। बट साथ साथ इस टेक्नोलॉजी को हम प्रिवेंशन में भी बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं कि एआई टेक्नोलॉजी की मदद से हम जैसे कि इमेज डिटेक्शन, इमेज पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन और ये सारा जो यूज़ करके हम इसके फ्रॉड्स को रोकने की पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं। रेलवे फेक टिकट के इस जाल को तोड़ने की कोशिश में जुटा है, लेकिन एआई की मदद से हो रही ठगी लगातार नए तरीके खोज रही है। अगर समय रहते इस तकनीकी चुनौतियों पर काबू नहीं पाया गया तो आने वाले दिनों में फर्जी टिकट यात्रियों की बाढ़ आ सकती है। यानी साफ है कि तकनीक ने जहां सुविधाएं बढ़ाई तो वहीं अपराध के तरीके भी हाईटेक हो गए हैं। अब देखना ये होगा कि रेलवे इन एआई ठगों पर भारी पड़ती है या नहीं। न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से आसिफ खान की रिपोर्ट। और देखिए, दक्षिण सूडान की राजधानी जुबा के बाहरी इलाके में एक बड़ा विमान हादसा हुआ। टेक ऑफ के महज 28 मिनट के बाद एक छोटा सेसना विमान क्रैश हो गया, जिसमें सवार सभी 14 लोगों की मौत हो गई। कुछ ही देर बाद पहाड़ी इलाके में विमान का मलबा आग की लपटों में घिरा हुआ मिला। शुरुआती जांच में खराब मौसम, घना कोहरा और कम विजिबिलिटी को हादसे की वजह माना जा रहा है। दक्षिण सूडान में प्लेन हुआ क्रैश, टेक ऑफ के बाद मची तबाही, भीषण हादसे में 14 लोगों की मौत। दक्षिण सूडान की राजधानी जुबा के बाहरी इलाके में देखते ही देखते एक छोटा विमान हादसे का शिकार हो गया। प्लेन में बैठे किसी भी यात्री को शायद ही इसका अंदेशा होगा कि वो अपने आखिरी सफर पर निकले हैं। कहा जा रहा है कि टेक ऑफ करने के 28 मिनट बाद ही प्लेन क्रैश हो गया। चीखें धमाके के शोर में खामोश हो गईं और एक ही झटके में 14 जिंदगियां खत्म हो गईं। बताया जा रहा है कि विमान ने यही से उड़ान भरी थी और ये जुबा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ओर जा रहा था। सुबह करीब 9:15 पर सेसना विमान ने उड़ान भरी थी। 9:43 पर प्लेन का एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क टूट गया था। इसके बाद का जो मंजर दिखा वो बेहद ही खौफनाक था। पहाड़ी इलाके में विमान का मलबा आग की लपटों में घिरा दिख रहा है। चारों तरफ धुआं धुआं हो गया। शुरुआती जांच में खराब मौसम और कम विजिबिलिटी को हादसे की वजह माना जा रहा है। कोहरा और पहाड़ी इलाका पायलट के लिए चुनौती बन गया। इसी दौरान पायलट ने प्लेन से संतुलन खोया। प्लेन में कुल 14 लोग सवार थे, जिनमें एक पायलट और 13 यात्री थे। दर्दनाक हादसे में किसी की भी जान नहीं बच पाई। हादसे में मारे गए 2 नागरिक केन्या के बताए जा रहे हैं, जबकि बाकी सभी दक्षिण सूडान के निवासी हैं। हादसे के बाद नागरिक उड्डयन प्राधिकरण की टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद राहत और बचाव का काम शुरू किया गया। एक बार फिर खराब मौसम हादसे की वजह बन गया। वहीं इंडोनेशिया से भी ट्रेन हादसा सामने आया है। राजधानी जकार्ता में रात के वक्त भीषण हादसा हो गया। 2 ट्रेनों की जोरदार टक्कर हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब स्टेशन पर खड़ी एक ट्रेन को पीछे से आ रही तेज रफ्तार ट्रेन ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रेन का डिब्बा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। टक्कर के बाद स्टेशन पर चीख पुकार मच गई।
हर तरफ अफरा तफरी का माहौल था। कई लोग अपनों की तलाश में बदहवास से दिखाई दिए। कई यात्री ट्रेन के मलबे में दब गए, जिन्हें निकालने के लिए बचाव दल को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। हादसे में 4 लोगों की मौत हो चुकी थी, 38 लोग घायल हो गए। घायलों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जिनमें से कुछ लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। जिस ट्रेन ने टक्कर मारी उसके सभी यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं। आखिर हादसा क्यों हुआ? क्या ये कोई टेक्निकल एरर था? हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात करेंगे कटिहार की, जहां भीषण गर्मी को देखते हुए शिक्षा विभाग ने अनोखी पहल शुरू कर दी है। अब स्कूलों में क्लास की घंटी के साथ वाटर बेल भी बजाई जा रही है, ताकि बच्चे समय समय पर पानी पीते रहें, हाइड्रेटेड रहें। उर्दू मध्य विद्यालय रामपुर कदवा में हर घंटे घंटी बजाकर छात्रों को पानी पीने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। जिला शिक्षा पदाधिकारी के अनुसार जिले के 1865 स्कूलों में इस नई व्यवस्था को लागू किया गया है, जिससे लू और डिहाइड्रेशन से बच्चों का बचाव हो सके। एसपीडी की चिट्ठी निकली है कि वाटर बेल लगनी है, और ये हम लोग सोच भी रहे थे कि अक्सर बच्चे क्या हो जाते हैं कि भूल जाते हैं पानी पीना। अब हम लोग ने रेगुलर मोड में जब वाटर बेल लगाते हैं तो बच्चे उसमें एकदम पानी पीते ही हैं। और चारों तरफ हमने आरओ भी लगाया है, चिल वाटर का मशीन भी है, और बिस्लरीज पानी भी हम मंगाते हैं। और हर घंटे पे हम लोग बेल लगवाते हैं और बच्चे प्रॉपर वे में पानी पीते हैं। जी सर, हमारे स्कूल में जो है वाटर बेल बज रहा है, जो गर्मी के हिसाब से बज रहा है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और लू लगने की संभावना होती है। इसलिए हमारे स्कूल में वाटर बेल बजता है, जिसमें हम लोग पानी पीते हैं और अपने घर से भी वाटर बोतल में पानी लाते हैं, जिसे हम लोग पीते हैं। तो लू से बचने के लिए क्या क्या उपाय करना चाहिए? लू से बचने के लिए हमें धूप में इधर उधर नहीं घूमना चाहिए और हमें भूखे पेट नहीं रहना चाहिए। स्कूल में हर आधे एक घंटे में पानी का बेल बजता है, हम लोग पानी पीते हैं। और हमारे स्कूल में पानी की चारों बगल बहुत ही व्यवस्था है, इससे बच्चों को बहुत ही ज़्यादा फायदा हो रहा है। आपको पता है कि टेम्परेचर जो है हाई होते जा रहा है मई माह में, तो बिहार शिक्षा परियोजना द्वारा हीट वेव प्लान के तहत स्कूलों में घंटी बजाई जाएगी, ताकि उस घंटी बजने के बाद लू, डिहाइड्रेशन और चक्कर वगैरह आदि से बचने के लिए बच्चे समय समय पर पानी पीते रहें, और जिसके फलस्वरूप वो लू से अपना बचाव कर सकें। और देखिए, बाबा बैद्यनाथ की पावन नगरी देवघर शवदाह गृह का भवन बंद पड़ा हुआ है। करोड़ों रुपए की लागत से बना विद्युत शवदाह गृह की मशीनरी भी बंद पड़ी हुई है, और इस भवन को लोगों की सुविधा और पर्यावरण के अनुकूल व्यवस्था के लिए बनाया गया था। लोग आज यहां पर पारंपरिक तरीके से अंतिम संस्कार कर रहे हैं। भवन खंडहर ही बनकर रह गया। को किया है तो एक भी काम वो नहीं दिखा सकते हैं कि हम पूरा काम किए हैं। ये मतलब इतने हाई लेवल का होता है कि हम लोग वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं, क्योंकि उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक शब्दावली बनाना था उसके लिए अलग से एक फीडर आता, उसकी व्यवस्था मतलब इलेक्ट्रॉनिक की डायरेक्ट वहां से निगम से एक फीडर बनता जो कि 24 घंटा उसमें इलेक्ट्रिक आता, तभी वो सक्सेस होगा। लेकिन जुटको तक पहुंच नहीं सकते हैं। निगम प्रशासक को बोलने से उनका कहना है कि झूठ को करेगा, बस ये कॉम्बिनेशन गैप के चलते हम उसके लिए पत्राचार कर रहे हैं और शायद इस पे कुछ हो जाए। कोई काम का नहीं, ओनली फॉर शो है, यार सरकारी योजना का बंद बांट है। ऐसा कहीं कोई भी तरह का विद्युत शवदाह गृह का हमारे देवघर शमशान में विकास नहीं हुआ है। जैसे अभी जैसे आज से 100 वर्ष पहले जैसे हो रहा था सर, वर्तमान में उस तरह हो रहा है। बढ़ते जनसंख्या को देखते हुए देवघर शमशान में इलेक्ट्रॉनिक शवदाह गृह बनाया गया था, जो कि आज पूरी तरह से बंद और ठप पड़ा हुआ है। इस वक्त हम मौजूद हैं देवघर शमशान में, और आप देख सकते हैं हमारे पीछे जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं जो पूरी तरह से बंद है, ये इलेक्ट्रॉनिक शवदाह गृह है। इसका उद्देश्य यह था कि जो यहाँ पर पहुँचते हैं जो स्थानीय लोग हैं, और जिस तरह से बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए मैनुअली अंत्योष्टि ना करके इस इलेक्ट्रॉनिक शवदाह गृह में अंत्योष्टि करें, ताकि जो है लोगों का समय भी बच सके और साथ ही साथ लकड़ी की भी खपत कम हो, प्रदूषण भी कम हो। लेकिन आज यह पूरी तरह से बेकार और ठप पड़ा हुआ है। आपको बता दें कि ये जुडको के द्वारा इसका काम लिया गया था, जो कि आज ये बंद हो गया है। इसका कारण बताया जा रहा है कि जो इलेक्ट्रॉनिक जो लाइन है जो यहाँ पर पहुँचना चाहिए वो सही दिशा में नहीं पहुँच रहा है, जिस वजह से इसका जो है अब तक शुरुआत एक दो बार किया गया था, लेकिन अब जो है ये पूरी तरह से बंद है। आप देख सकते हैं।
बढ़ते आगे अगली खबर देवघर से है, जहां बाबा बैद्यनाथ मंदिर में निर्बाध रूप से बिजली आपूर्ति और डीजल पर निर्भरता खत्म करने को लेकर 3 करोड़ रुपए की लागत से सोलर प्लांट लगाया गया था, जिसका उद्देश्य मंदिर में निर्बाध रूप से बिजली देने को लेकर किया गया। लेकिन विभाग की उदासीनता और रखरखाव के अभाव की वजह से आज ये प्लांट पूरी तरह से बेकार पड़ा है। चारों तरफ इसके जंगल और झाड़ियां हो गई है, जिसे देखने वाला भी कोई नहीं। 3 तालाब को मिट्टी से भरवा के उसके ऊपर, क्योंकि उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था, उन्होंने बहुत मेहनत किया। लेकिन मंदिर प्रशासक का क्या है कि उनके पास कोई किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन उनको ध्यान किसी चीज पे नहीं देना है। हर रोज मंदिर की स्थिति देख ही रहे हैं। आशी संपोषण के आधार पे उसका ये स्थिति हुआ। इसको अविलंब मंदिर कमेटी द्वारा इसको साफ कराया जाए और इसको चालू कराया जाए, ताकि मंदिर के फंड का पैसा बचे। जो डीजल जो जल रहा है पैसे का, ये 100 वाट का है। चालू हो जाने के बाद बहुत आत्मनिर्भर मंदिर हो जाएगा और मंदिर का पैसा भी बचेगा। देवघर बाबा बैद्यनाथ मंदिर में बिजली कटौती को रोकने को लेकर और डीजल की खपत को बचत को लेकर लगभग 3 करोड़ की लागत से ये देवघर के जलसार में सोलार प्लांट लगाया गया था, जो अब अपनी बदहाल स्थिति दिखा रहा है। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ जो है ये सोलार पैनल लगे हुए हैं। सैकड़ों की संख्या में ये सोलार पैनल यहाँ पर लगे हुए हैं और लगभग 3 करोड़ की लागत से ये सोलार पैनल को लगाया गया था, ताकि बाबा बैद्यनाथ मंदिर में जो है लाइन की कटौती अगर होती है तो इससे बिजली जो है आपूर्ति की जा सके। 100 किलोवाट का ये पूरा प्लांट लगाया गया था, लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये बदहाल स्थिति में अब पहुंच गई है। और आइए अब बात करते हैं राजधानी पटना की, जहां पीएमसीएच में नए कैंसर यूनिट में मरीजों का इलाज शुरू हो गया है, जिससे अब उन्हें दूसरे अस्पतालों में रेफर नहीं किया जाएगा। सीयूबी बिल्डिंग में बने इस यूनिट में कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, ब्रोंकोस्कोपी सहित सभी जरूरी जांच और इलाज की सुविधाएं उपलब्ध है। अस्पताल प्रशासन के अनुसार मैन पावर की कमी भी दूर कर ली गई है। पहले यहां केवल जांच की जाती थी और अब मरीजों को बाहर भेजना पड़ता था, लेकिन अब समुचित इलाज यहीं पर संभव है, जिससे मरीजों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच के सीयूबी बिल्डिंग में अब कैंसर मरीजों का इलाज शुरू हो गया है। यानी कैंसर वार्ड अलग से बनाया गया है और डेडिकेटेड वार्ड है, जो कहा जा रहा है 22 बेड का है, और रोज 10 से 12 नए मरीज यहाँ पर अभी एडमिट हो रहे हैं। और आपको हम नए वार्ड की तस्वीर दिखा रहे हैं, पूरी तरह से हाईटेक है, अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। यानी पीएमसीएच के जो मरीज आ रहे थे वो बीच में लौट रहे थे, क्योंकि भवन निर्माण का काम चल रहा था। लेकिन उसके बाद नए वार्ड जो है यहाँ बनने के बाद अब चाहे वो रेडियोथेरेपी हो या ब्रोंकोस्कोपी हो या अन्य तरह की जो जांच है, अब पीएमसीएच में ही एक छत के नीचे जो है हो रही है। और इसके अलावा जो भी मरीज आ रहे हैं निःशुल्क यहाँ पर इलाज करवा रहे हैं। अभी भी आप देखिए कि अलग अलग जिलों से जो मरीज हैं यहाँ पहुंचे और उनका इलाज जारी है। हमारे यहाँ पहले से थे, सरकार के द्वारा उपलब्ध कराया गया था, जिसमें रेडियोथेरेपी के, ये मेडिकल ऑन्कोलॉजी, 2 सर्जिकल ऑन्कोलॉजी के थे और 1 गायनी ऑन्कोलॉजी। सारे पांचों बहुत ही क्वालिफाइड और बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन सारे लोग एक जगह नहीं थे। गायनी के साथ थी गायनिकोलॉजी, गायनी ऑन्कोलॉजी, और सर्जरी के साथ वो 2 थे, और 1 मेडिसिन के साथ थे। तो उपयोग ठीक से हो नहीं रहा था, केवल रेडियोथेरेपी विभाग चल रहा था ठीक अलग से। तो हम लोगों ने प्रयास करके सीयूबी में ही 3rd फ्लोर में, जो कि खाली नहीं था लेकिन वो आगे के लिए डिजिग्नेटेड है, लेकिन अभी खाली था, तो हमने सोचा कि इसका सदुपयोग करें इन चिकित्सकों का, और एक यहाँ डेडिकेटेड है, ये डेडिकेटेड कर दिया। मैन पावर की कमी नहीं है, यहाँ सब अलग अलग को विभाग को 4 विभाग में मेडिकल ऑन्कोलॉजी, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, गायनी ऑन्कोलॉजी और रेडियोथेरेपी, चारों को मिला करके एक कैंसर यूनिट बना करके और इसको बेहतर ढंग से इलाज किया जा रहा है। कहाँ से आए हैं? बक्सर से हैं। बक्सर से आए हैं, मतलब डॉक्टर हैं, नर्सेज आती हैं? जी जी, सब डॉक्टर लोग का बहुत अच्छा सहयोग है। और इनके परिजन भी काफ़ी तारीफ कर रहे हैं कि पीएमसीएच जो कैंसर विभाग बना है यहाँ पर, तो सभी व्यवस्थाएं जो है एक तरह से मुकम्मल करा दी गई है। एक यूनिट अलग से काम कर रहा है। ऐसे में अधीक्षक भी साफ कह रहे हैं कि अब यहाँ से किसी मरीज को रेफर नहीं किया जाएगा, क्योंकि पीएमसीएच में अब तमाम व्यवस्थाएं मुकम्मल करा दी गई है। कैमरामैन संत के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और न्यूज़ 18